इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हम सब जानते हैं कि इसे इन्वेस्टिंग की बेस्ट किताब माना जाता है। हर कोई कहता है कि अगर इन्वेस्टिंग सीखनी है तो इस किताब को जरूर पढ़िए। लेकिन आप में से जिन लोगों ने इसे पढ़ा है वो जानते हैं कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है उसे समझना आसान नहीं है। वो इसलिए कि ये बहुत बहुत सालों पहले लिखी गई थी, तब इंग्लिश थोड़ी अलग तरह की होती थी, हिंदुस्तानियों के लिए उसे समझना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता था। तो इस किताब को पढ़ना आसान नहीं है। जब मैंने भी पहली बार इस किताब को पढ़ा था तो मैं काफी डिप्रेस हो गया था कि अगर ये इन्वेस्टिंग की सबसे अच्छी किताब है तब तो मुझे इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती और मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो काफी डिप्रेस हुआ था मैं। तो अगर आप लोग भी इस किताब को पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि आप इस किताब से कैसे सीख सकते हैं, तो इसे पढ़ने के पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगा, जिससे जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको सारे फंडे समझने में काफी आसानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस किताब में डिस्कस किया गया है वो है इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स में क्या फर्क होता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। हमें लगता तो है कि हम इन्वेस्टर हैं, लेकिन सच में हम होते स्पेक्यूलेटर हैं। तो क्या फर्क होता है एक इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में? एक इन्वेस्टर होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, थॉरो रिसर्च, यानी कि आप जब भी कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं तो आप खूब ज्यादा रिसर्च करें उस कंपनी के बारे में। लेकिन ज्यादातर लोग किसी न्यूज चैनल को देख के या कोई मैगजीन पढ़ के शेयर के बारे में जरा सा एक रिपोर्ट पढ़ा और हमें वो शेयर पसंद आ जाता है। तो बेंजामिन ग्राहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहते हैं कि जो लोग दूसरों की रिसर्च पढ़ के इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं ही नहीं, वो स्पेक्यूलेटर्स हैं। सेकेंड क्वालिटी इन्वेस्टर्स की होती है कि वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जब हम कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस दाम पे हम उस शेयर को खरीद रहे हैं वहां हमारा पैसा सेफ है कि नहीं। वहीं स्पेक्यूलेटर्स क्या देखते हैं? स्पेक्यूलेटर्स को तो बस एक चीज से मतलब है कि आज मैं 100 रुपए में ले रहा हूं, ट्रेंड या मोमेंटम क्या बोलता है, क्या ये शेयर कुछ महीनों में डबल हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। तो वो स्पेक्यूलेटर्स हैं। इन्वेस्टर्स पहली चीज का ध्यान रखते हैं कि मेरा पैसा इस दाम में, इस शेयर में सेफ है या नहीं। सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तीसरी बात आती है प्रॉमिस ऑफ एडिक्वेट रिटर्न। अब ये थोड़ा पेचीदा है। एडिक्वेट रिटर्न मतलब कितना रिटर्न? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रिटर्न से संतुष्ट हैं। अगर आप 7 या 8% के रिटर्न से संतुष्ट हैं तो एफडी भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपको 15% का रिटर्न चाहिए तो एफडी आपके लिए केवल सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है? क्या आपको एफडी में लगाना चाहिए जो 7-8% का रिटर्न देगी? क्या आपको गोल्ड में लगाना चाहिए जो 11-12% का रिटर्न देगा? आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए जो 14-15% तक का रिटर्न दे सकता है? या फिर आपको सीधा स्टॉक्स में लगाना चाहिए जिससे आप 20% के आसपास का रिटर्न भी निकाल सकते हैं? तो आपके लिए सही रिटर्न क्या है उससे डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या सेविंग। सेकंड पॉइंट जो इस बुक में मेंशन किया गया है वो है मिस्टर मार्केट का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, चलिए समझते हैं। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक इंसान है जो कि मार्केट चलाता है, ऐसा इस बुक में कहा गया है। पूरे मार्केट को मिस्टर मार्केट नाम का एक इंसान चलाता है और वो बहुत ही मूडी है। किसी दिन वो बहुत अच्छा फील करता है, उसका मूड बहुत अच्छा रहता है, किसी दिन वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है। तो जिस दिन वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, उस दिन वो अब सारे शेयर्स के दाम महंगे कर देता है। आपको सारे शेयर महंगे में मिलेंगे, सारे शेयर्स में हरे निशान रहेंगे और आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा दाम मिलेगा, क्योंकि उस दिन मिस्टर मार्केट बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है। वैसे ही कुछ दिन मिस्टर मार्केट बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड रहते हैं। उन्हें लगता है कि देश का कुछ नहीं हो सकता, इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता, मार्केट खत्म होने वाला है, सारे बिजनेस डूबने वाले हैं। तो उस दिन क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है, वो अपने सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते में बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं जिसको जिस दाम पे शेयर लेना है ले लो। तो बेंजामिन ग्राहम इस किताब में कहते हैं कि आपको इंतजार करना है कि किस दिन मिस्टर मार्केट का मूड खराब है, किस दिन मिस्टर मार्केट बहुत डिप्रेशन में है, उनके डिप्रेशन का फायदा उठाइए। आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर मार्केट मूडी है। जिस दिन वो डिप्रेस्ड है उस दिन शेयर्स खरीदिए, और जिस दिन उनका मूड बहुत अच्छा है उस दिन आपके पास जो शेयर्स हैं वो उन्हें महंगे दामों पे बेच दीजिए। इस तरीके से मार्केट आपको नहीं, आप मार्केट को चलाएंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम
अपना मूड मिस्टर मार्केट के हिसाब से चलाते हैं। अगर मिस्टर मार्केट डिप्रेशन में है, सारे स्टॉक्स रेड हैं, तो हम भी डरने लगते हैं, हमारा भी मूड नेगेटिव हो जाता है, हम भी उस गिरे हुए मार्केट में अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। तो अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपना मूड तय करेंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। अगर आप मिस्टर मार्केट के ऑपोजिट अपना मूड रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये एक सिंपल सी बात इस पूरी बुक का सार है। अगर आपको इस बुक से कोई एक चीज याद रखनी है तो मिस्टर मार्केट का कंसेप्ट याद रखिएगा। तीसरा कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। जरा सोचिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको सरकार ने काम दिया है कि एक पुल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, जिसमें एक बार में 10 ऐसे ट्रक गुजरेंगे जिसका वजन 1000 किलो है, यानी कि 1000 के 10 ट्रक उस पुल से गुजरा करेंगे। तो उस पुल में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो 10,000 किलो का वजन सहन कर सके। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो क्या आप पुल को इतना ही स्ट्रांग बनाएंगे कि वो 10,000 किलो सहन कर पाए, या फिर आप थोड़ा ज्यादा क्षमता का पुल बनाएंगे 11,000 किलो, 12,000 किलो, ताकि कहीं कोई ट्रक ओवरलोडेड आ जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा ट्रक आ जाए तो भी पुल को कुछ होना नहीं चाहिए, सबकी सेफ्टी रहनी चाहिए। तो हमेशा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सेफ्टी लेके चलना को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे एग्जाम में अगर पासिंग मार्क्स 50 हो तो हम सिर्फ 50 का पढ़ के थोड़ी जाते हैं, हम तो ज्यादा पढ़ के जाते हैं कि कहीं कुछ गलती हो जाए। इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर 100 रुपए में बहुत अच्छा बाय है, 100 रुपए में आपको अच्छा बार्गेन मिल रहा है, उसे खरीद लेना चाहिए, तो उसे 100 में नहीं 80 में खरीदिए। 20% के आसपास का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, क्योंकि आपका अंदाजा गलत हो सकता है। अगर आपको कोई कंपनी 100 में अच्छी लग रही है तो आपके कुछ अनुमान होंगे कि कंपनी का अगले साल मुनाफा बढ़ेगा या सेल बढ़ेगी, तो आपका अनुमान बहुत सारे कारणों से गलत हो सकता है। इसीलिए अपने अनुमान से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके उसे और सस्ता खरीदें। हर शेयर को खरीदने से पहले 15-20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। और चौथी चीज जो डिस्कस की गई है वो है आईपीओस के बारे में। आईपीओस को लेके बहुत हवा रहता है, बहुत ज्यादा हाइप रहता है कि नई कंपनी आ रही है, आईपीओ लेके बहुत अच्छी है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो आईपीओस में इन्वेस्ट करने से पहले बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप ध्यान रखिए कि आईपीओस आपको कौन बेच रहा है। जब शेयर बाजार में नॉर्मल एनएससी, बीएससी, स्टॉक एक्सचेंज आप शेयर खरीदते हैं तो वहां आपको कौन शेयर बेच रहा होता है? कोई आपके जैसा ही कॉमन इन्वेस्टर। वहीं जब आप आईपीओ में शेयर खरीद रहे होते हैं तो आपको शेयर कौन बेच रहा होता है? कंपनी, मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर कंपनी आपको शेयर बेच रही है। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तो बाजार प्राइस डिसाइड करता है। ऐसे में चांसेस रहते हैं कि आपको स्टॉक अंडर वैल्यूड मिले। लेकिन अगर कंपनी खुद अपना शेयर बेच रही है मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलकर, तो 0% चांस रहता है कि आपको वो शेयर अंडर वैल्यूड मिलेगा। अगर कंपनी का ओनर खुद अपने शेयर बेच रहा है तो वो तो उसे महंगे में ही बेचेगा। तो जहां स्टॉक मार्केट आपको मौका देता है किसी शेयर को सस्ता खरीदने का, आईपीओ एक तरह से गारंटी रहता है कि आप शेयर को महंगे में ही खरीदेंगे। और वैसे भी जब 5000 कंपनियां पहले से लिस्टेड हैं तो उस एक नए आईपीओ के पीछे पीछे क्यों भागना, जबकि आईपीओ को खरीदने का प्रोसेस भी मुश्किल है। स्टॉक मार्केट से तो आप बहुत ही आसानी से शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आईपीओ को अवॉइड करें। तो ये थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की 4 सबसे जरूरी बातें। इसके अलावा इस बुक में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए काफी कुछ और भी है। तो अब जबकि आपने ये वीडियो देख लिया है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को खरीदिए और पढ़िए। हम आज बात करेंगे बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, जिसको बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है, जिसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान माना जाता है। वॉरेन बफे ने, जो कि बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, ग्राहम को उन्हें इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क समझाने का श्रेय देते हैं और उनको अपनी जिंदगी में अपने पिता के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली आदमी बताते हैं। आर्गुमेंट्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल की मदद से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने रीडर्स के अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ एक मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड बना दिया है। इससे आपको पता चलेगा कि एक मिनिमम मेहनत और क्षमता के साथ भी एक बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का मेन ऑब्जेक्टिव है आम आदमी को एक सफल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की जानकारी देना और उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराना। जो लोग रोज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये किताब उनके लिए नहीं है। ना ही इसका ऑब्जेक्टिव आपको ये सिखाना है कि आप मार्केट को कैसे बीट कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है जो शुरुआत से इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना चाहते हैं। इस बुक को 3 अलग अलग पार्ट में बताया गया है। सबसे पहले एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है, और उसके बाद डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यानी कि एग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हु इज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करें? महंगाई की वजह से।
ये हमारी वेल्थ को खत्म करती है, लगभग 3% हर साल, और इसे देखना बहुत आसान है। जब महंगाई की दर बढ़ेगी तब एक फिक्स्ड इनकम पर डिपेंड रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान होगा, लगभग हर साल। दूसरी तरफ जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास महंगाई के वक्त भी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड और उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू से काफी सपोर्ट मिलता है। तो असल में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से ग्राहम का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि शांत और डिसिप्लिन रहें और सीखने के लिए उत्सुक रहें। आपको अपने इमोशंस पर काबू करके अपने बारे में सोचना चाहिए। चाहे आप कितने भी केयरफुल रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत वक्त वक्त पर नीचे आएगी। आप इस रिस्क को नहीं हटा सकते, आप सिर्फ इसको संभाल सकते हैं और डर पर काबू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दिक्कत और दुश्मन वो खुद होते हैं। इसलिए आपको 3 चीजों पर जोर देना है। भरपाई ना हो सकने वाले नुकसान को कम कैसे करें, लंबे समय तक होने वाले फायदे को कैसे बढ़ाएं, खुद को हराने वाले बिहेवियर को कैसे काबू करें जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को जो पहला प्रिंसिपल सीखना है कि स्टॉक की कीमत बढ़ने से रिस्क बढ़ जाता है और कीमत कम होने से रिस्क भी कम हो जाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट के ऊपर जाने से घबराता है क्योंकि तब प्राइस बढ़ने से स्टॉक खरीदना मुश्किल हो जाता है, जबकि आपको नीचे आते हुए मार्केट का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे स्टॉक फिर से बिक पाते हैं। यहाँ ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा ना डालने से आपकी वेल्थ के खत्म हो जाने के रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। ये ध्यान देना भी जरूरी है कि ग्राहम ने इन्वेस्टर शब्द का इस्तेमाल एक सट्टेबाज के साथ भी किया है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो खुद के लिए पैसा कमाते हैं और जो लोग सट्टा लगाते हैं वो उनके ब्रोकर्स के लिए पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा काम है जो सेफ्टी के साथ एक सही रिटर्न भी देता है। जो काम ये जरूरत पूरी ना करे वो सट्टा लगाने जैसा ही है। आगे हम 2 तरह के इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। द डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसको पैसिव इन्वेस्टर भी कहते हैं, ये बड़ी गलतियों और नुकसान से बचते हैं और लगातार करने वाली मेहनत, परेशानी और फैसले करने की जरूरत से आजादी पर ध्यान देते हैं। द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जिसको एक्टिव और एग्रेसिव इन्वेस्टर भी कहते हैं, ये अपना वक्त और ध्यान सिक्योरिटीज को चुनने में लगाना पसंद करते हैं जो कि एवरेज से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। साथ ही इसका एवरेज रिटर्न भी पैसिव इन्वेस्टर से ज्यादा होता है। हाई ग्रेड बॉन्ड को खरीदना समझदारी है। साथ ही अलग अलग तरह के लीडिंग कॉमन स्टॉक्स को खरीदना जो कोई भी इन्वेस्टर बहुत कम या बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से कर सकता है। चलिए इन 2 तरह के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को डिटेल में समझते हैं। द डिफेंसिव इन्वेस्टर, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर सिर्फ एक जगह बैठे हुए भी रेस दौड़ता है और जीत भी जाता है। ज्यादा ना खरीदें क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया है, और नहीं बेचना जब वो नीचे चला गया है। ग्राहम की अप्रोच में हमें अंदाजा लगाने को डिसिप्लिन से रिप्लेस करना है। 50% बॉन्ड और 50% कॉमन स्टॉक्स अप्रोच एक अच्छी चीज है। कोई भी बदलाव आपके एटीट्यूड, रिस्क लेने की भूख और जिंदगी के हालातों पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो बॉन्ड्स या कैश में कम से कम 25% तक जाइए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो बॉन्ड्स या कैश में कम से कम 75% तक का टारगेट रखिए। इन परसेंटेज को सिर्फ अपनी जिंदगी के हालातों के हिसाब से बदलें। हर 6 महीने में याद रखी जाने वाली डेट्स पर इन्हें दोबारा बैलेंस करें। बॉन्ड्स के रिटर्न कम होते हैं पर वो सिक्योर और स्टेबल होते हैं, इसलिए लो क्वालिटी और ज्यादा प्रॉफिट वाले बॉन्ड से दूर रहने में ही समझदारी होती है। ज्यादातर जिन बॉन्ड्स पर इन्वेस्टर ध्यान देते हैं वो है सेविंग बॉन्ड्स मंथली इनकम की सुविधा के साथ सस्ती और अच्छी डाइवर्सिटी ऑफर करते हैं, जिन्हें आप बिना किसी कमीशन के करंट रेट पर उसी वक्त दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड्स फंड्स इंडिविजुअल बॉन्ड से बेहतर होते हैं। बहुत सी फर्म्स बॉन्ड फंड के बहुत से ऑप्शन कम कॉस्ट पर ऑफर करती हैं। कॉमन स्टॉक्स, आप अपने पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी कॉमन स्टॉक्स के बिना नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं और आने वाले सालों में ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं। कॉमन स्टॉक्स के लिए ग्राहम के रूल्स, कॉमन स्टॉक को एक सही लिमिट में रखें, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30। अपने आप को उन इंपॉर्टेंट कंपनीज तक लिमिटेड रखें जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है और जिनके डिविडेंड पेमेंट के लंबे रिकॉर्ड्स हैं। किसी नए इशू के लिए अपने प्राइस को लिमिट करें, उनके पिछले 7 सालों की एवरेज अर्निंग से करीब 25 गुना, लास्ट ईयर से 20 गुना से ज्यादा नहीं। इस तरह की स्ट्रैटेजी सबसे स्ट्रांग और पॉपुलर कंपनीज को भी एलिमिनेट कर देती है, साथ साथ ग्रोथ स्टॉक की सभी कैटेगरीज को भी। अ क्विक एक्सप्लेनेशन फॉर रूल 3, आपके पोर्टफोलियो के फायदे खत्म हो सकते हैं अगर आप अपने शेयर के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। दूसरी तरफ बड़ी और कम पॉपुलर कंपनीज एक अच्छा ऑप्शन है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें और उसकी बिजनेस वैल्यू का हिसाब लगाए बिना उसमें इन्वेस्ट ना करें।
एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है स्टॉक ओनरशिप के अपसाइड को पाने का बिना किसी डाउनसाइड के, जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली देखना पड़ता है। इसमें आप कम कॉस्ट पर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और कन्वीनियंस पा सकते हैं। इस केस में आप अपने स्टॉक को चुनने के लिए एक प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप हर हफ्ते, हर महीने या हर क्वार्टर में आप ज्यादा खरीद सकते हैं। इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो रखना सबसे बेहतर तरीका है। इंडेक्स फंड के पास हर सही स्टॉक और बॉन्ड होते हैं। इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कहां जा रही है। प्रैक्टिकली मान लीजिए आप एक महीने में 5,000 बचा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडेक्स फंड रखकर 3,000 स्टॉक मार्केट में, 1,000 उसमें जहां फॉरेन स्टॉक होल्ड होते हैं और 1,000 बॉन्ड्स में। इस तरीके से आप इस प्लैनेट के लगभग हर इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं जिनको रखना फायदेमंद है। हर महीने आप ज्यादा खरीदते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपका पहले से सेट किया हुआ अमाउंट और आगे आ जाता है और आप पिछले महीने से ज्यादा शेयर खरीदते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पैसा कम शेयर खरीदता है। आपके पोर्टफोलियो के ऑटो पायलट मोड पर होने से ऊपर जाने वाले मार्केट में पैसा गंवाने से रोकता है, जो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि खरीदना महंगा है और मार्केट से गिरने पर ज्यादा खरीदने से बचाते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट सस्ती हो जाती है लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। एक इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पर 7% का ओवरऑल एवरेज रिटर्न की उम्मीद करना, जिसकी कॉस्ट पोर्टफोलियो की कीमत की 0.3% है, आपको 6.7% पर एनम की टोटल एवरेज रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। लो मेंटेनेंस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे बेहतरीन टूल है। एक अच्छा डिफेंसिव इन्वेस्टर जितना भी जस्टिफाई करे इसे बेहतर बनाने में, उससे कहीं ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है, कॉस्ट हाई होती है। एक इंडेक्स फंड को 20 साल के लिए रोक कर रखें, हर महीने उसमें पैसे ऐड करते रहें और आप इसमें प्रोफेशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को पीछे कर सकते हैं। ग्राहम एंड वॉरेन बफे दोनों इंडेक्स फंड की बहुत तारीफ करते हैं। मार्केट के सबसे बुरे वक्त में भी कुछ डिफेंसिव इन्वेस्टर डाइवर्जन और इंडिविजुअल स्टॉक को चुनने के रिस्क का मजा उठाते हैं। यह है डिसिप्लिन बाइंग की ताकत। इस केस में अपने स्टॉक मनी का 90% इंडेक्स फंड में रखें, 10% में अपने खुद के कुछ स्टॉक पिक करें। कभी भी अपनी सट्टेबाजी की सोच को इन्वेस्टमेंट के काम में ना लगाएं और अपने सट्टे के अकाउंट के पैसों को इन्वेस्टमेंट अकाउंट के पैसे में ना मिलाएं। द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एग्रेसिव इन्वेस्टर भी उसी बेस से स्टार्ट करते हैं जिससे डिफेंसिव इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं, और अगर इंटेलिजेंट एनालिसिस से सही साबित हो जाए तो ये दूसरी तरह की सिक्योरिटीज को भी खरीदते हैं। याद रखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर एक्स्ट्रा नॉलेज और चालाकी लगाएंगे तो आप थोड़े अच्छे रिजल्ट्स की जगह उसे और बेकार कर लेंगे। ग्राहम यहाँ कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट वाले बॉन्ड्स, फॉरेन बॉन्ड्स, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ये ज्यादा अपीलिंग लगेंगे। डे ट्रेडिंग, जिसमें आप एक टाइम में कुछ घंटों के लिए स्टॉक को रोकते हैं, जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना कम आप रख पाएंगे। इसके बदले एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को इनको खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। इन लो मार्केट्स एंड सेलिंग इन हाई मार्केट्स, एक अच्छी कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा पे करते हैं तो। केयरफुली चूजन ग्रोथ स्टॉक, स्टॉक की ग्रोथ पर तब ध्यान ना दें जब वो सबसे अच्छे जा रहे हैं, बल्कि जब कुछ गड़बड़ हो। वेरियस बार्गेन इश्यूज, टेम्परेरी अनपॉपुलैरिटी से वेल्थ क्रिएट होती है जिससे आप एक अच्छी कंपनी अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक चुनने में माहिर हो सकते हैं, बाकी सबको मदद लेनी चाहिए, खास करके इंडेक्स फंड से। अगर आप ध्यान दें, ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को पहले प्रैक्टिस करने की सलाह दी है। शुरुआत के 1 साल स्टॉक्स को ट्रैक करने और चुनने में बिताएं, लेकिन असली पैसे से नहीं। अपने तरीके से टेस्ट ड्राइव करने से असली पैसा लगाने से पहले आप बिना असली नुकसान उठाए गलतियां कर सकते हैं। डिसिप्लिन बनाएं और लगातार ट्रेडिंग से बचें। अपने तरीकों को लीडिंग मनी मैनेजर से कंपेयर करें और सीखें कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट को एंजॉय नहीं करते हैं और आपके चुने हुए ऑप्शंस बेकार रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। अपने लिए एक इंडेक्स फंड लें और अपना वक्त स्टॉक पिक करने में खराब करने से बचें। अगर आपने एक्सपेरिमेंट का मजा उठाया और अच्छे रिटर्न्स कमाए, धीरे धीरे स्टॉक्स की एक बास्केट बनाएं, पर इसको अपने पोर्टफोलियो के 10% तक ही सीमित रखें। बाकी का एक इंडेक्स फंड में रखें और याद रखें कि अगर आपको इंटरेस्ट ना आए और रिटर्न्स बुरे हों तो रुक जाएं। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने का एक लास्ट नोट, अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिस्क इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, बल्कि इस पर करता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। रिस्क आपके अंदर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिस्क क्या होता है तो अपने आप को आईने में देखिए, वो है रिस्क जो शीशे में से आपको देख रहा है। सफल इन्वेस्टमेंट है रिस्क को मैनेज करना, ना कि उससे बचना।
तो दोस्तों, हम इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन जिसमें हमारा पैसा खत्म हो जाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डिसिप्लिन और सीखने के लिए तैयार रहता है, अपने इमोशंस को काबू करता है और अपने डर और रिस्क को मैनेज करता है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, वो ज्यादा रिस्की हो जाते हैं और वो कम रिस्की तब होते हैं जब प्राइस गिरता है। जब आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा पे करने से बचते हैं, तो आप अपनी वेल्थ को खो देने के चांसेस भी कम करते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए 50% बॉन्ड्स और 50% कॉमन स्टॉक्स अप्रोच अच्छी होती है। एक इंडेक्स फंड को 20 या उससे अधिक सालों के लिए रखें, हर महीने उसमें मनी ऐड करें और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की कुछ बारीकियां समझ पाए होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।